प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिक्शिया में स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट का स्टडी करने जा रहे हैं। और इससे पहले रिक्शिया में पुधानिका और स्त्री धानिका परिवर्धन किस प्रकार से होता है, इसको अपन ने चित्रों की सहायता से एक्सप्लेन किया है। और जैसा कि आप जानते हो कि पुधानी में पुंगड़ू यानी एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट होता है जो मेल गैमेट कहलाता है, और आर्चिगोनियम जिसे स्त्री धानी कहते हैं और उसमें फीमेल गैमेट एग का निर्माण होता है। वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तुरंत आर्चिगोनियम का जो नेक होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, और जाइगोट जो है वो अपने चारों तरफ थिक वॉल का फॉर्मेशन करता है, और ये कहलाता है oospore। तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, अर्थात यहाँ से जाइगोट चूँकि द्विगुणित अवस्था है और यहाँ से बीजाणुद्भिद पीढ़ी का प्रारंभ हो जाता है। और इसके साथ साथ जाइगोट अपने चारों तरफ थिक वॉल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का एक और ध्यान देना पड़ेगा कि जाइगोट के द्वारा गैमेटोफिटिक जो टिश्यू है जो जाइगोट को सराउंड करते हैं, और इस जो वेंटर की सेल्स होती है उसको स्टिमुलेट करती है, जिसके द्वारा वेंटर है वो डिवाइड होती है, और उस वेंटर की सेल्स के द्वारा टू लेयर्ड कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है। अर्थात जाइगोट है वो फर्दर माइटोटिक डिविजन्स के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और एम्ब्रियो है वो फाइनली स्पोरोफाइट के अंदर मॉडिफाइड हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो रिक्शिया के स्पोरोफाइट में फुट और सीटा कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, और ये इवोल्यूशन में सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्पोरोफाइट माना गया है रिक्शिया का, जिसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है, फुट सीटा कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। और जो कैप्सूल है उस कैप्सूल में स्पोर टेट्राड बनते हैं, और इसके चारों तरफ कैप्सूल की सिंगल लेयर्ड वॉल होती है। कैप्सूल के चारों तरफ जो कैप्सूल की जो स्टेराइल जैकेट है वो सिंगल लेयर्ड होती है, ये आपको ध्यान देना है। और उसके अलावा जो कैलिप्ट्रा है, कैलिप्ट्रा जो वेंटर की सेल्स के द्वारा बना है वो हमेशा टू लेयर्ड होता है। तो टू लेयर्ड जो स्टेराइल कैलिप्ट्रा है जो कि स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करता है वो टू लेयर्ड होता है, और उसके अंदर स्पोरोफाइट जो कैप्सूल के रूप में होता है। अब अपन इस संपूर्ण प्रक्रिया को 5-6 चरणों में स्टडी करेंगे, और इसमें सबसे पहला चरण है बीजाणुद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। जैसा कि आप जानते हैं जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, और जाइगोट oospore में परिवर्तन के पश्चात इसके चारों तरफ जो वेंटर की सेल्स है जो कि आगे जाकर के टू लेयर्ड कैलिप्ट्रा, ये जो है वो द्विकोशिकीय दो परतों का कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि कैलिप्ट्रा इज द पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक टिश्यू, नॉट स्पोरोफाइट। इसके बाद में जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन है वो हमेशा ट्रांसफर होता है, और फिर सबसीक्वेंट डिवीजन वर्टिकल होने के पश्चात यहाँ पे 4 सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और ये 4 सेल एम्ब्रियो जो है वो क्वाड्रेंट कहलाता है, जिसे हिंदी में चतुष्क कहते हैं। तो ये चतुष्क अवस्था का एम्ब्रियो डेवलप होता है, और उसके साथ साथ आप देखिए ये कैलिप्ट्रा का भी फॉर्मेशन होता है विच इज टू लेयर्ड। एंड फर्दर नेक्स्ट डायग्राम में जैसा आप देख रहे हो फर्दर जो ये क्वाड्रेंट जो होता है इसके अंदर फिर आपके एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे 8 सेल्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी 8 कोशिकाओं का अष्टांग बनता है, इसे अपन ऑक्टेंट कहते हैं। तो ये जो ऑक्टेंट है, इस ऑक्टेंट बनने के बाद में इस ऑक्टेंट के अंदर फिर पेरिक्लाइनल फर्स्ट डिवीजन होता है पेरिक्लाइनल, और उसके बाद में जो आउटर सेल्स है उसके द्वारा इसके अंदर इस ऑक्टेंट में पहले ऑल प्लेन में डिविजन्स होता है, जिसके द्वारा मास ऑफ सेल्स बनता है जो अप्रोक्सीमेटली 40 सेल्स के आसपास होता है, और उसमें फिर जो आउटर पेरिफेरी की सेल्स है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके द्वारा आउटर एक सिंगल लेयर्ड जो टिश्यू बनता है वो कहलाता है एंटीथीसियम, यानी बहिस्थिसियम का निर्माण होता है, और इनर सेल ऑफ मास है वो आपके एंडोथीसियम यानी अंतःस्थिसियम का निर्माण है वो करता है। एंटीथीसियम की सेल्स है वो फर्दर आपके एंटीक्लाइनली ही डिवाइड होती है, और उसके चारों तरफ वो बहिस्थिसियम का निर्माण करता है, और एंडोथीसियम है वो आपके फर्दर आगे डिवाइड होकर के आर्किस्पोरियम अर्थात
प्रसूतक का निर्माण करते हैं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था वीडियो लेक्चर में स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में कि आर्किस्पोरियम यानी प्रसूतक जो है वो उत्तक कहलाता है जो फर्दर डिवाइड होकर के स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। तो ये एंडोथीसियम और उसके चारों तरफ एम्फीथीसियम। अब ये मल्टी सेलुलर जो एम्ब्रियो है वो एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम में उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। और अब इसमें यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एम्फीथीसियम जो है वो सिंगल लेयर्ड है। ये एम्फीथीसियम आगे जाकर के सिंगल लेयर्ड कैप्सूल की जैकेट बनाएगा। ये कैलिप्ट्रा जैकेट नहीं, ये एम्फीथीसियम से सिंगल लेयर्ड कैलिप्ट्रा कैप्सूल की जैकेट बनती है। और इसके आगे आपके एंडोथीसियम की जो सेल्स है वो फर्दर डिवाइड होकर के स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिक्शिया का संपूर्ण जो एंडोथीसियम की सेल्स है वो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। और स्पोरोजिनस टिश्यू की जो अंतिम कोशिका है जब ये डिवाइड करता है माइटोटिकली और डिवीजन रुक जाता है तो लास्ट जो सेल होती है डिप्लॉइड वो कहलाती है स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। तो ये जैसे चित्र आप देख रहे हो इसमें ये स्पोरोजिनस सेल्स है। ये स्पोरोजिनस सेल्स में जब डिवीजन रुक जाएगा तो वो डिप्लॉइड सेल कहलाएगी स्पोर मदर सेल। और इस स्पोर मदर सेल में अब नेक्स्ट डिवीजन होगा वो रिडक्टिव डिवीजन यानी मियोसिस होगा। तो मियोसिस के द्वारा इसमें स्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। और एम्फीथीसियम में वो सिंगल लेयर कैप्सूल की वॉल या जैकेट बनाता है और उसके चारों तरफ जो गैमेटोफाइट का टिश्यू है वो आपके जो वेंट्रस से बना है वो 2 लेयर्ड कैलिप्ट्रा कहलाता है। तो ये आपके यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। अब जो स्पोर मदर सेल है, प्रत्येक स्पोर मदर सेल है उसमें देखिए फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो मियोसिस फर्स्ट होता है, ये रिडक्टिव होता है। और उसके बाद में मियोसिस सेकंड होता है। लेकिन जब मियोसिस सेकंड होता है तो एक ही पेरेंट सेल के अंदर 4 कोशिकाएं एक साथ बनती है जिसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये चारों कोशिकाएं जो होती हैं वो टेट्राहेड्रल शेप के अंदर जैसा जो स्फेरिकल शेप जिसमें एक साइड से आपको 3 स्पोर एक साथ दिखेगा और चौथा इसके पीछे होता है। लेकिन इन चारों के जो कॉमन वॉल है वो कॉमन, ये इसमें कॉमन पेरेंट वॉल कहलाएगी और इसके अंदर ये स्पोर टेट्राड है जो मियोसिस से बन गया है। तो ये आपके मियोसिस से जो स्पोर बनने की प्रक्रिया है वो आपके स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट एंड स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है जो एग्जाम में प्रश्न आता है कि रिक्शिया की कुछ प्रजातियां हैं जिसमें एक प्रजाति का नाम आपको याद रखना है रिक्शिया क्रिस्टेलाइना। रिक्शिया क्रिस्टेलाइना जो होता है ये एल्पाइन रीजन में पाई जाने वाली प्रजाति है। और इस प्रजाति के अंदर एंडोथीसियम की सभी कोशिकाएं स्पोर मदर सेल नहीं बनाती है। यानी कि यहाँ पे कुछ स्पोर मदर सेल जो हैं, कुछ स्पोर मदर सेल्स हैं वो एबॉर्टिव रहती हैं। और एबॉर्टिव रहने के बाद में ये स्टेराइल सेल्स कहलाती है और उसमें साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड होता है और इसके अंदर कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। और ये सेल्स बाकी की जो स्पोरोजिनस सेल्स है उसके लिए न्यूट्रिशन का कार्य करती हैं। इसलिए इन कोशिकाओं को कहते हैं नर्स सेल्स। ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि व्हाट आर नर्स सेल्स। नर्स सेल्स क्या है और किसमें पाई जाती है। तो नर्स सेल्स है वो आपके नर्स सेल्स आर कंसिडर एज फोर रनर्स ऑफ इलेटस। अपन जब रिक्शिया के आगे मार्केंसिया पढ़ेंगे तो मार्केंसिया के अंदर स्पोरोफिटिक टिश्यू के अंदर स्टेरिलिटी दिखाई देगी और वो स्टेरिलिटी आपके इलेटर्स के रूप में है। तो मार्केंसिया में एंडोथीसियम की 50% सेल स्पोर मदर सेल बनाती है और 50% सेल इलेटर मदर सेल्स बनाती है। तो यहाँ पे 50% स्टेरिलिटी इलेटर्स के रूप में मार्केंसिया में देखने को मिलती है। लेकिन इन इलेटर्स का जो फोर रनर्स है वो ये नर्स सेल्स है वो माना जाता है। तो ये नर्स सेल्स रिक्शिया क्रिस्टेलाइना में पाई जाती है। अब अपने जैसे मियोसिस कंप्लीट हो गया, स्पोर टेट्राड बन गए। जैसे ही स्पोर टेट्राड बन जाते हैं उस अवस्था में देखिए क्या परिवर्तन होता है कि कैप्सूल की जो एम्फीथीसियम से बनने वाली जो सिंगल लेयर्ड है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो मैच्योर स्पोरोफाइट में आपको डॉट डॉट लाइन से एक घेरा बनाना है स्पोर टेट्राड के चारों तरफ। एक डॉट डॉट लाइन का जो सर्कल है ये लिखना है डीजेनरेटिंग कैप्सूल वॉल। ये डीजेनरेट हो जाती है जब स्पोर टेट्राड बन जाते हैं उस अवस्था तक। और उसके साथ साथ इसके चारों तरफ जो कैलिप्ट्रा जो 2 लेयर्ड था उस 2 लेयर्ड कैलिप्ट्रा की भी इनर जो लेयर है वो भी डीजेनरेट हो जाती है। तो मैच्योर स्पोरोफाइट में आप देखिए सिंगल लेयर कैलिप्ट्रा आएगा और डीजेनरेटिंग कैप्सूल वॉल है और बाकी संपूर्ण जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें मियोसिस से स्पोर टेट्राड आपके बन गए हैं।
यदि रिक्शिया क्रिस्टलाइना का स्पोरोफाइट है तो वहां पे आपको नर्व सेल्स भी कुछ दिखाई देगी। तो ये और कुछ नीचे थैलस का पार्ट भी बनाना है, तो ये मैच्योर स्पोरोफाइट का डायग्राम है। ये आप लोग प्रैक्टिकल में भी हम करवाते हैं, स्लाइड भी लगाते हैं, उसके हिसाब से रिकॉर्ड में भी आपको काम करना पड़ता है। और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि रिक्शिया के मैच्योर स्पोरोफाइट का सचित्र वर्णन करो, तो ये चित्र बनाकर आप कर सकते हो। अब अपन जैसे नेक्स्ट बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट हो गए, बेसिक्स ऑफ स्पोर सेक। रिक्शिया में ये जो पूरा कैप्सूल होता है, फुट सीटा एब्सेंट होता है, तो ये कैप्सूल स्पोर सैक कहलाता है। अब इसका डेhiscence की कोई विशेष मैकेनिज्म नहीं है। ये आपके कैप्सूल वॉल तो डिजेनरेट हो गया, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, कैलिप्ट्रा है, और ये थैलस के अंदर धसा हुआ है। ये आपके स्पोरोफाइट थैलस के अंदर धसा हुआ है। एक चीज आपको और ध्यान होना चाहिए कि रिक्शिया के एक थैलस में जितनी आर्चिगोनिया होती है, इतने के इतने उसमें स्पोरोफाइट होते हैं। ऐसा मत समझना कि एक थैलस में एक ही स्पोरोफाइट पाया जाता है, नहीं, जितनी आर्चिगोनिया फर्टिलाइज होगी इतने आपके स्पोरोफाइट उसमें आपको दिखाई देते हैं। अब इसमें स्पोर का डेhiscence कैसे होगा, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे जैसे आपके थैलस है वो उसका डिके हो जाता है या डिजेनरेट हो जाता है, और उसके बाद में ये कैलिप्ट्रा जैसे ओपन हो जाता है, तो स्पोर के प्रेशर से ये कैलिप्ट्रा फट जाता है, और उसके बाद में स्पोर का आसपास सॉइल में इसका डिस्पर्सल होता है। प्रत्येक स्पोर की संरचना देखिए, ये तो उसका स्पोर टेट्राड है। अब उसमें जैसे ये स्पोर सेपरेट हो जाता है, तो एक स्पोर की संरचना क्या है। एक स्पोर देखिए स्फेरिकल शेप में, इसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसकी जो भित्ति है, वॉल ऑफ स्पोर है, इसमें 3 लेयर्स है। फर्स्ट इज एक्सोस्पोरियम। भाई ये एक्सोस्पोरियम है, ये हाईली ऑर्नामेंटेड होती है या स्कल्पचर्ड होती है, और इसके अंदर मीजोस्पोरियम है, और सबसे अंदर क्या है, एंडोस्पोरियम है। एंडोस्पोरियम जो लेयर सराउंड करते हैं, उसके अंदर सारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे देखना है कि स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोर फर्दर हैप्लॉइड हो गया, और ये युग्मकोद विधि की प्रथम कोशिका कहलाती है। तो ये स्पोर का जैसे ही स्पोर जर्मिनेशन होता है, तो देखिए इसमें ये ट्राई रेडिएंट जो इसमें स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये आपके एंडोस्पोरियम है वो बाहर निकलता है, और इसमें से एक जर्म ट्यूब बाहर निकलती है। और ये जर्म ट्यूब जो होती है, ये देखिए चित्र, यहाँ पे ये जर्म ट्यूब है, और ये जर्म ट्यूब निकली हुई है, और इस जर्म ट्यूब के अंदर उसका जो टिप होता है, जहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होकर के फिर साइटोकाइनेसिस होता है और सेल का फॉर्मेशन होता है। पहले 4 कोशिका बनती है, फिर राइट एंगल में डिवीजन से 8 कोशिकाओं का ऑक्टेंट यहाँ भी बनता है, और 8 कोशिका बनने के पश्चात देखिए इसमें जो इस कोशिकाओं का जो टिप होता है, यहाँ पे एक सेल होती है एपिकल सेल। इस एपिकल सेल के द्वारा फर्दर जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, नेक्स्ट गैमेटोफाइट ये डिवाइड होकर के इसमें पूरा ऐसा गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये ग्रोविंग रीजन होता है, और इसके बाद में ये आपको ध्यान रखना है कि जब स्पोर जर्मिनेशन से जो जर्म ट्यूब होता है, इस जर्म ट्यूब से सबसे पहला जो राइजोड निकलता है, मूलाबास, ये राइजोड जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये राइजोड एफिमरल नेचर का होता है, यानी कि ये कुछ समय के बाद में ये नष्ट हो जाता है। तो ये राइजोड कहलाता है फर्स्ट राइजोड। तो व्हाट इज फर्स्ट राइजोड इन रिक्शिया, कि वो राइजोड जो कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और ये आपके जर्म ट्यूब से सबसे पहला निकलता है, वो राइजोड कहलाता है फर्स्ट राइजोड। फर्स्ट राइजोड निकलता है, और जैसे ये आपके मास ऑफ सेल्स डिवाइड होकर के गैमेटोफाइट का टिश्यू बन जाएगा, इसके बाद में फिर इस गैमेटोफिटिक टिश्यू के अंदर जो ग्रोइंग सेल है या एपिकल सेल है, इसके अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं अलग अलग प्लेन में, और उसके अंदर आपके डॉर्सल और वेंट्रल सर्फेसेस बनती हैं, और वेंट्रल सर्फेस से फिर फर्दर इसमें राइजोड का डेवलपमेंट होता है, और इस प्रकार से ये रिक्शिया का नया आपके थैलस बन जाता है। इस टाइप से यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट और एपिकल नोच, तो इस प्रकार से फर्दर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो ये सभी डायग्राम के द्वारा आपको स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट और मैच्योर स्पोरोफाइट की संरचना, और इसके बाद में परीक्षा से संबंधित जो रिक्शिया में प्रश्न आता है आपके, उसमें आपको एक तो रिक्शिया की जलीय जातियों के नाम याद रखने हैं। रिक्शिया फ्लूटेंस है, रिक्शिया अगुएंसिस है। एक रिक्शिया फ्लूटेंस या जलीय जाति जो होती है उसमें राइजोड्स एब्सेंट होते हैं, ये भी याद रखना है। इसके अलावा आपके रिक्शिया के थैलस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो वर्टिकल सेक्शन के थ्रू, वो चित्र आपको याद करना है, और वो रिक्शिया के थैलस की संरचना का, आंतरिक संरचना का चित्र बना के वो आपको एक प्रश्न आता है, वो याद रखना है। इसके बाद में रिक्शिया में पूधानी का परिवर्धन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, अलग अलग चित्रों के द्वारा।
और इसके बाद में फिर उसमें ये मैच्योर स्पोरोफाइट जो होता है इसकी संरचना क्या है ये आपको याद रखनी है, और एक ये नर्स सेल्स क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपके रिक्शिया में लाइफ साइकिल और उसकी रिप्रोडक्शन और स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट संबंधी बातें हुई। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट अपन जेनस जो है वो मार्केंसिया का स्टडी करेंगे, विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग।